अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क़यूम और सलमान आबिद के साथ मैं हूँ इसार राना और आज के प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज दूसरा रोज़ा है और हमारी दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर व बरकत लेके आए और ये पूरा महीना जो है ये आपके लिए अल्लाह ताला की जानिब से जो अता की गई रहमतें हैं और बरकतें हैं उसमें आपको आपका भरपूर हिस्सा मिले। और पाकिस्तान के लिए ये महीना बहुत सारी अच्छी और बाबरकत खबरें लेके आए। अखबारात ने किस तरह देखा अहम इवेंट को और किस तरह उसे डिस्प्ले दिया, एक नज़र डालते हैं। तहरीक-ए-अदम-एतमाद मुस्तरद कौमी असम्बली तहलील। वज़ीर आज़म ने कौम को इलेक्शन की तैयारी की हदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट का सियासी सूरत हाल पर आज खुद नोटिस। लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। आज के तमाम कौमी अखबारात ने सियासी सूरत हाल को फ्रंट पेजेस पर डिस्प्ले किया है। रोजनामा पाकिस्तान की सुर्खी के अल्फाज हैं, तहरीक-ए-अदम-एतमाद मुस्तरद कौमी असम्बली तहलील। मामला सुप्रीम कोर्ट में। वज़ीर आज़म सदर के इक़दामात अदालती फैसले से मशरूत। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग की आईनी हैसियत पर मुतमईन किया जाए। तमाम इदारे किसी भी मावराए आइन इक़दाम से बाज रहें। चीफ जस्टिस। इसी खबर को रोजनामा नवाए वक्त ने इस तरह पेश किया। मोशन आइन के मुनाफी। डिप्टी स्पीकर की रोलिंग। तहरीक-ए-अदम-एतमाद मुस्तरद कौमी असम्बली तहलील। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, इमरान खान। रोजनामा एक्सप्रेस ने इसी खबर को अहमियत दी। असम्बली कार्रवाई पर जजिस तहफ़्फ़ुज़ात के बाद आज खुद नोटिस। सदर वज़ीर आज़म के इक़दामात अदालती फैसले से मशरूत। कोई इदारा गैर आइनी इक़दाम ना करे, सुप्रीम कोर्ट। रोजनामा नई बात ने पंजाब की सूरत हाल को सुर्खी के तौर पर लिया। पंजाब असम्बली में हंगामा। वज़ीर आला का इंतखाब बुध तक मौखर। चौधरी सरवर बरतरफ। उमर चीमा गवर्नर मुकर्रर। अलीम और तरीन फारिग हो गए, परवेज इलाही। रोजनामा जंग ने सियासी सूरत हाल को हाईलाइट किया। आईनी बहरान। असम्बली खत्म, नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। तहरीक-ए-अदम-एतमाद गैर आईनी है। डिप्टी स्पीकर अपोजिशन ने अयाज सादिक को स्पीकर बनाकर 197 अरकान शो कर दिए। इसी खबर को रोजनामा खबरें ने जाली हरूफ में शाया किया। अदम-एतमाद मुस्तरद कौमी असम्बली तहलील, नया आईनी बहरान पैदा। रोजनामा दुनिया ने वज़ीर आज़म के बयान को नुमाया तौर पर शाया किया। इमरान खान ने आइन के खिलाफ खुली बगावत की। मुत्तहिदा अपोजिशन। मुखालफिन इंतखाबात से खौफजदा क्यों हैं? वज़ीर आज़म। इंग्लिश अखबार द नेशन की टॉप स्टोरी है, इमरान सरप्राइज ट्रिगर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। डेली टाइम्स की लीड स्टोरी है, प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स नेशनल असेंबली ऑन पीएम्स एडवाइस, खान्स कमबैट। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की मेन स्टोरी है, अ डे ऑफ हाई ड्रामा। डॉन अखबार की हेडलाइन स्टोरी है, असेंबली डिसॉल्व्ड, क्राइसिस ट्रिगर्ड, ओनली बिलगर्ड, इमरान खान रिमेन्स पीएम। इसी खबर को द न्यूज ने भी फ्रंट पेज पे कवरेज दी। ऑल आइज ऑन सुप्रीम कोर्ट एज कंट्री प्लंग्स इनटू कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस। आज 4 अप्रैल है जी और दार की खुश टहनी पे वारे गए हम जो तारीक राहों में मारे गए। आज जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 43वीं बरसी मनाई जा रही है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जिक्र आज इस हवाले से आ गया कि पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान की सियासत में जो मद्दोजज़र है उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम बार बार लिया गया और कहा जाता है कि बड़े लीडर की खूबी होती है कि उसे तारीख बार बार दोहराती है। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज 43वीं बरसी उनकी है। आज से 43 बरस कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 4 अप्रैल 1989 को फांसी दी गई थी। और बहरहाल जितने भी डेमोक्रेट्स हैं सियासी इख्तलाफात के बावजूद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ये बात मानते हैं कि वो पाकिस्तान के पहले लीडर थे जिसने पाकिस्तान को खुददारी की राह पे चलाया है। शफीक साहब, प्रोग्राम का आगाज़ से पहले रन डाउन था मैंने, लेकिन मैं चाह रहा था कि एक आउट ऑफ द वे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए कुछ कमेंट्स कर दें, फिर मैं रन डाउन शेयर करना चाह रहा था। बिल्कुल, ही वॉज अ ग्रेट लीडर और उन्होंने पाकिस्तान को एटमी प्रोग्राम दिया। फिर जो हमारे 71 की जंग के बाद जो हमारे शहदात अपना फ़ौजी थे इंडियन कस्टडी में, उनको लेके आए। फिर हमारे जो हज़ारों मील का इलाका था उनको लेके आए और ये टेबल टॉक पे किया, इस पर कोई लेन देन नहीं किया। हालांकि उमूमन होता है कि जब आप इस तरह का आर्गूमेंट करते हैं तो जो जिस मुल्क के साथ करते हैं उसको आपको कुछ देना पड़ता है। बहरहाल वो एक तारीख का हिस्सा है। उन्होंने अपना एटमी प्रोग्राम दिया, उन्होंने अपना एक आवाम को, गरीब को एक सोच दी, आम आदमी को सोच दी। फिर उन्होंने जो सबसे पहले ना एब्सोल्युटली नॉट इन्होंने कहा अमरीका को। आपको पता है हेनरी किसिंजर का वाक़या कि आप एटमी प्रोग्राम रोल बैक कर दें, उन्होंने रोल बैक किया। और अब ये तारीख में याद रखे जाएंगे। इनका एक और जो जिस हवाले से एक बात की जाए याद रखा जाएगा, वो कादियानी को काफिर करार देना, गैर मुस्लिम करार देना। तो ये इनके हैं। बाकी सियासी इख्तलाफात हर जगह होते हैं। और आज तक देखें ना, भुट्टो इतना बड़ा नाम था कि आज तक 45 साल आप कह रहे हैं उनको हो गए हैं,
तो आज तक पीपल्स पार्टी ना उनका नाम इस्तेमाल करके या उनकी लेगेसी को फॉलो कर रही है, और वो उनकी बेस जो है सियासत की उसी पे है। और ये ज़ाहिर है वो बहुत बड़े लीडर थे। शुरू में तो कुछ लोगों ने मुखालफत की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कैसे शख्स गंवा दिया है। नवाज शरीफ साहब, फिर अपने इमरान खान साहब, फिर जिसका भी नाम लें, फिर अपना बिलावल भुट्टो की लेगेसी वो है, लेकिन सब ने माना कि ही वॉज अ ग्रेट लीडर। बिल्कुल। सलमान, इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस से लेकर मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, अब बहुत सारे कारनामों में एक शायद उनका ये भी गुनाह है जो चुबा ताकतवर ममालिक को। लेकिन ना एक तो ये कि पाकिस्तान के अंदर ये वो दौर था जहाँ पॉलिटिक्स एक किस्म की मुर्दा थी, तो पॉलिटिक्स को जिंदा करना और एक पॉपुलर पॉलिटिक्स को जनरेट करना, ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो का कमाल था। और ख़ास तौर पे महरूम तबके, रोटी कपड़ा मकान, ये जो बुनियादी स्लोगन्स थे जिनकी बुनियाद पर जाकर उन्होंने अपना नैरेटिव बिल्ड किया था। फिर बड़ी तेज़ी से उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान के साथ साथ आलमी सियासत में मिलवाया। अब आप देखिए उस दौर के जितने आलमी लीडर्स है, वो भुट्टो साहब के साथ उनके ताल्लुकात, उनके आपस में एक विजनरी अप्रोच, और फिर जो आपने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, उसमें वो एक बड़े आलमी लीडर के तौर पर सामने आए। यकीनी तौर पे वेस्ट को उनसे ख़तरा भी हुआ और जिसकी सज़ा भी उन्होंने भुगती या जिसको मिली। लेकिन आप ये देखिए कि भुट्टो साहब का नाम जो है वो सिर्फ आज तक इसीलिए ज़िंदा है कि भुट्टो साहब की अपनी जो शनाख्त थी, जो पहचान थी पॉलिटिकली जो बनाई गई थी, वही एक इतनी बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन थी कि आज तक लोग भुट्टो साहब को भूले नहीं है। एक बात, और ये नहीं कि मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को, हमने भी भुट्टो मुखालिफ सियासत की है, कि जो लोग भुट्टो मुखालफत की सियासत में बड़े पेश थे, आज जब पीछे मुड़कर वो देखते हैं तो उनको लगता है कि हम भी एक अंधी, जिसे कहते हैं, तनकीद में लग गए और भुट्टो साहब के खिलाफ एक अंधी दुश्मनी का शिकार हुए। यहाँ तक कि भुट्टो साहब की फांसी के बारे में उस वक्त जिन लोगों ने भंगड़े डाले, जिन्होंने मिठाइयाँ बांटी, बाद में उन्होंने इतराफ़ किया कि ये भुट्टो का जो फांसी थी वो एक अदालती कत्ल था और उसके पर कई लोग चीज़ें भी लिखी गई हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा लीडर है और हमें उसको कंट्रीब्यूट, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि उसकी एफर्ट्स की वजह से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स की एक नई जहद जो है वो इंट्रोड्यूस हुई। खैर साहब, भुट्टो का जो करिश्मा है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पे, वो अब तक कायम है, उसकी क्या क्या वजह आप समझते क्या है? मैं समझता हूँ कि देखिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान के अंदर उनका जो सबसे बड़ा इक़दाम था आके उन्होंने एक आज़ाद जो खारजा पॉलिसी है अब वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दी। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो कीमत अदा की, सबसे बड़ी कीमत अदा की, अपनी जान की जो कुर्बानी तक जो है वो दी, वो असल में आज़ाद खारजा पॉलिसी की। और फिर जो एटमी प्रोग्राम था उससे उन्होंने जो इनकार किया, और उसके बाद देखिए कि सबसे बड़ा जो उनका इक़दाम था वो आईन पाकिस्तान है 73 का जो मुतफ़िका आइन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दिया। और आज भी तमाम जो सियासी जमातें हैं, हुकूमत के अंदर हों अपोजिशन के अंदर, तमाम जमातों का जो इत्तफ़ाक़ है इस आइन के 73 के आइन के ऊपर है। और दूसरा देखिए कि वो ख़ुद जो है एक बैनुल-अक़वामी मौजूदा जो हालात है उससे भी बड़ी मुमासलत जो है वो नज़र आती है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बैनुल-अक़वामी साजिश का शिकार हुए। और इस साजिश में पाकिस्तान के अंदर उस वक्त की जो अपोजिशन की जमातें थी, जो कौमी इत्तेहाद में शामिल थी, अब वो इस साजिश में, गैर मुल्की साजिश में आला कार बनी। और यहाँ तक जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने खुलकर कहा कि जो कौमी इत्तेहाद है उसमें शामिल जमातों को बाहर से जो है माली मुआवनत जो है अब वो भी की जा रही है। और इस दौरान आपको याद है कि 76 में शफीक साहब जो है वज़ीर ख़ारजा थे अमेरिका के, हेनरी किसिंजर, वो पाकिस्तान आए और यहाँ लाहौर में जुल्फ़िकार अली भुट्टो से उन्होंने मुलाकात की और उनको पेशकश की कि अगर आप एटमी प्रोग्राम जो है उससे दस्तबरदार हो जाते हैं तो हम इसके बदले आपको A7 जो बम्बार तैयारे हैं वो पाकिस्तान को जो है वो दे सकते हैं। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनकी तजावीज़ से इत्तफाक ना किया और फिर उनको जो है आज जो कीमत अदा करनी पड़ी और उनको जो है आज जो जान की कुर्बानी देना पड़ी वो फिर सबके सामने। लेकिन एक बात जो है उनकी पार्टी के हवाले से, उनकी पार्टी जो है वो इस वक्त इस्लामाबाद में अदम इत्माद की तहरीक के मामले में इस कदर मसरूफ़ है कि आज वो भुट्टो को भूल रहे हैं। और आज मरकज़ी जो तकरीब हर साल होती थी लाड़काना में वो इस साल नहीं हो रही। मेरा ख्याल है कि साहब आप ज़ाहिर है कि न्यूज़ अपना एडिटर हैं और न्यूज़ एडिटर हैं, सारा आपका काम अखबार बनाने में सारा ये था।
तो आपका क्या ख्यालात हैं? आप ज़ाहिर अब 40-50 साल हो गए आपको भी इस फील्ड में, तो क्या देखते हैं और क्या क्या लोगों ने लिखा, क्या आपने पढ़ा, क्या ऑब्जर्व किया? 50 साल में ज़्यादा नहीं बता दी आपकी उम्र ज़रा। नहीं, वो रातें डाल के एक्चुअली शफीक का और मेरा जन्मों का साथ है, तो इसलिए वो इसने पिछली चीज़ें भी लेकिन देखें, जुल्फ़कार अली भुट्टो का सबसे बड़ा करिश्मा क्या था? जुल्फ़कार अली भुट्टो ने सियासत को ताकतवर जागीरदारों के घरों से निकाल के गलियों के अंदर ले गया। बिल्कुल। जुल्फ़कार अली भुट्टो ने शेर मोहम्मद भट्टी जैसे एक वर्कर को यहाँ से खड़ा करके और ताकतवर मुस्तफा खर से जितवा दिया। जुल्फ़कार अली आज पाकिस्तान की सियासत की और जमहूरियत की जितनी भी इमारत है ना, वो जुल्फ़कार अली भुट्टो के खून के ऊपर, उसकी बुनियादों में जुल्फ़कार अली भुट्टो का खून है। और हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ जो हैं इमरान खान साहब के उसमें और भुट्टो साहब के उसमें बहुत मिलती हैं। लाइक भुट्टो साहब ने जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस की और हमने यहाँ पे ये वज़राए ख़ारजा की कॉन्फ्रेंस की, तो उसके बाद अमेरिका को बहुत सारे मसाइल और पेट में दर्द शुरू हुए। तो बहरहाल हिस्ट्री अपने आप को दोहराती है, लेकिन मेरा ये यकीन है कि हिस्ट्री हर बार उस तरह नहीं दोहराती जिसमें हीरोज़ जो हैं वो शहादत ही पाएँ। अगर कौमें खड़ी हों तो फिर अपने हीरोज़ को बचा भी लेते हैं। राणा साहब, नवाज शरीफ साहब को जब हुकूमत से निकाला गया और उन्होंने रैली का आगाज़ किया इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ, तो उस वक्त उस रैली में जगह जगह जो खिताब किए वहाँ भुट्टो भी बहुत याद आए। हाँ जी, वो मज़े की बात तो यही है। अब मैं इस पर ज़्यादा वो नहीं करना चाहता, लेकिन ये कि यही बड़ा करिश्मा है कि बाद में ये पता नहीं चलता कि कौन कहाँ खड़ा था। मैं रन डाउन शेयर करना चाहता हूँ जी। आज आपसे आउट ऑफ द वे ज़रा गुफ्तगू हो गई, तो एक रन डाउन आपसे शेयर करते हैं। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद, कौमी असम्बली तहलील, नए इंतखाबात का ऐलान। पंजाब असम्बली में हंगामा, वजीर आला का इंतखाब बुध तक मौखर। सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस, लार्जर बेंच तश्कील। मुमकिना बहरान, मुमकिना सियासी हल क्या होगा? रोजनामा डान, आज के प्रोग्राम में रोजनामा डान का इदारिया है डेमोक्रेसी सबवर्टेड, और रोजनामा दुनिया में रसूल बख्श रईस साहब का कालम है सब घायल सब जख्मी, और टॉप ट्रेंड है इलेक्शन 2022। जबकि सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने की उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब। लेकिन जी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्या होगा। ये तो पता था कि कुछ होगा, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या होगा और कैसे होगा। उस दिन तो एक्सपेक्टेशन से हट के सारी चीज़ जो है वो हो गई, और वाकई सरप्राइज था बड़ा। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। हम पंजाब असेंबली में मौजूद थे, तो वहाँ पे हमने ये देखा, ये और हम सब शौक हो गया कि ये हुआ क्या है। असल में देखें, जो शतरंज होती है या सियासत जो होती है या कोई खेल होता है, उसमें आप जो बनाते हो, हिकमत अमली बनाते हो, आप सामने के तमाम चालें जो आप जेब में रख लेते हो, इससे ये चाल चलनी, ये चलनी, ये चलनी, ये चलनी है। लेकिन जो तमाम हमारी अपोजिशन जो है, और हम मीडिया भी हम बेवकूफ़ बने ना, मैं एडवर्ट करता हूँ हम बेवकूफ़ बने, हमने इसका अंदाज़ा ही लगाया था। और 63A के पीछे लगे रहे या दूसरी क्लास के पीछे लगे रहे कि सारे नायल हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और किसी ने उसी ना वो जो कोई मोटरसाइकिल चलाते हैं, वहीं पे मोटरसाइकिल चलाते रहे और कुएं से बाहर ही निकले कि देखें इस आइन में और क्या क्लासेज हैं और क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं। और सिर्फ मैं और आप नहीं, या सियासतदान नहीं, जो हमारे बड़े बड़े जो है अपना लीगल एक्सपर्ट है, जो आइनी एक्सपर्ट हैं, उनका भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। और सब 63A पे हो गया कि भाई ये हो जाएगा, असेंबली में हंगामा हो जाएगा, प्रोरोग कर दी जाएगी भाई, क्योंकि ये इन्होंने नहीं किया। लेकिन इस तरफ किसी का वो नहीं गया। यानी हम तस्लीम करते हैं कि हमारे जो सियासी जमातों के रिसर्च सेल है, इवन जो हमारे रिसर्च सेल हैं, या हम खुद जो रिसर्च करते हैं, तजिया निगार जितने भी हैं, हम खुद जो रिसर्च करते हैं, हम उसके बयान नहीं देखा, हम उसी तरफ एक तरफ लगे रहे और खान साहब ने ये कर दिया। बहरहाल अब ये हो गया। अब क्योंकि ये सारा केस सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ज़्यादा बहस हम नहीं कर सकते। यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा वही प्रिवेल होगा। असेंबली टूट गई है, सदर ने भी हुक्म जारी कर दिया है, और अब सारा ये रिवर्स कैसे होगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करना है। देखिए क्या होता है। बिल्कुल ठीक है।
एक रिपोर्ट आपसे शेयर करते हैं जी, उसके बाद आगे बात बढ़ाते हैं। वोट लेके इस्लामाबाद का तख्त मिलेगा, इधर उधर से टेक्निकल जस्टिस से नहीं मिलेगा। पीटीआई के सीनियर रहनुमा चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑपोजिशन की डिप्टी स्पीकर की रोलिंग से मुतालिक इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी फवाद हुसैन का कहना था कि पीटीआई को भी अदालत के सामने अपना मौकफ रखने का मौका मिलेगा। उन्होंने वाजे किया है कि स्पीकर की रोलिंग को किसी भी फोरम पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 69 के तहत सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार हासिल नहीं है कि वो पार्लियामान की रूलिंग को जज कर सके और ये स्पीकर का एब्सोल्यूट इख्तियार है। डिटेल्ड रूलिंग जो है वो स्पीकर साहब ने दे दी है। उस रूलिंग में उन्होंने बड़ी डिटेल्ड में रीजंस लिखे हैं कि कैसे आर्टिकल 5 जो है वो अट्रैक्ट होता है उनकी नज़र में। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि रोलिंग में वजह लिखी गई है कि कैसे आर्टिकल 5 लागू किया गया। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। एक सियासी जमात सीना तान कर मैदान में निकली है कि आइए इलेक्शन लड़े, अवाम फैसला करेंगे, अदालतें फैसला नहीं करती। हुकूमत जो है वो एक सीना तान कर, सीना ठोक के जो है वो मैदान में निकली है कि आइए अवाम के पास चलते हैं, वो अपना मैंडेट दें। ये कभी एक कोने में घुस रहे हैं, कभी दूसरे कोने में घुस रहे हैं और इनका ख्याल है टेक्निकल जस्टिस के चक्कर में पड़े हुए हैं। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते, सियासत के फैसले सड़क के ऊपर होते हैं, अवाम के में होते हैं और अवाम वो अल्टीमेट आर्बिटर है जो कि सियासत का फैसला करती है। अदालतें ये फैसले नहीं किया करती। उन्होंने कहा अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और अजहर सदीक साहब बराह रास्त क्या कहते हैं ये जो सूरत हाल है उसमें हिस्सा है उनका। हिस्से से मुराद ये है कि वो एक वकील के तौर पे हुकूमत की जानिब से वो तमाम मुशावरती अमल का हिस्सा हैं और कल भी वो बनी गाला में मौजूद थे जब इस हवाले से बातचीत हो रही थी। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब। अजहर साहब क्या देख रहे हैं अब आज सुप्रीम कोर्ट में नोटिस लार्जर बेंच बन गया, क्या नजर आ रहा है? देखिए बात तो एक बड़ी वाज़े तौर पर आ गई कि हालात और वाक़यात ने साबित कर दिया कि इमरान खान एक स्टेट्समैन के तौर पर मामला को लेकर चल रहा है और वो खड़ा है। अब मौका ऐसा आ गया पाकिस्तान के लिए कि हमेशा से पाकिस्तान बैकफुट पे जाता रहा है किसी ना किसी मसले में। अभी रिसेंटली अगर आप लेटर लीक्स वाले मामले को देख लें तो यहाँ भी यही लग रहा था कि ये सारा मामला इस तरफ ही चला जाएगा, लेकिन वे हैंडल दी इस तरफ बेहतरीन तरीके से सारे मामले को देखा है। कोई गैर जमहूरी रवैया नहीं इख्तियार किया, कोई लड़ाई मार कुटाई की बात ही नहीं की, जमहूरी तरीके से ही अदम एतमाद की तहरीक और कानून। अजहर एक मिनट, मैं वैसे तो सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहा हूँ लेकिन अपोजिशन का ये कहना है कि जी जो बजाय खेल जारी रखने के वो तो विकेट ही उखाड़ के ले गए और खेल ही नहीं होने दिया। अब ये मैं बताऊं ये लोग भी ऐसे खाएंगे साहब, दुख और अफसोस होता है बातें वो कर रहे हैं आर्टिकल 6 की। उनको इतना पता है कि आर्टिकल 6 होता क्या है, एब्रोगेशन क्या है, सबवर्जन क्या है, जो आइन के अंदर तब्दीलियां करे, जो आइन को काट छाट करे वो होता है और ये डिक्टेटर के दौर में होता है। यानी इनको इतना आर्टिकल 6 की डेफिनेशन नहीं आती और रोजाना बांटते फिर रहे हैं, वो क्या बात करेंगे। मैं चलता हूँ आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ लेकर मामले को, मामला देखे सुप्रीम कोर्ट तक जाना है इससे जरूरी है। तो ये आपको थोड़ी सी तारीख पता होनी चाहिए कि बुधवार जुमे वाले दिन मैंने एक पटिशन दायर की थी जिसपे लेटर गेट स्कैंडल के सारे मुहरकात तो मेमो गेट की तर्ज पर मैंने कहा हुसैन अकारी और इसके अंदर भी हुसैन शामिल है, इन सारों को जाके एक बड़ा बेंच तश्कील दे दे और इस मामले की इंक्वायरी कर दे और जब तक ये इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं आती तहरीकी अदम एतमाद पर कार्रवाई रोक दी जाए। उस पे इस पिटीशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एतराज आता है और सबसे अहम एतराज ये है कि ये जितने भी मैटर हैं आपके आप उठा के लेके जाएं। आर्टिकल 69 को सामने ठीक है अजहर, ठीक है ये बताएं कि जो मुशावरती अमल था उसमें आप भी शामिल हैं, तो क्या हुकूमत ने क्या लाइन लेने का फैसला किया, क्या तय किया है और आज जो समाअत के दौरान आपकी तरफ से कौन पेश होगा? देखिए आज मुख्तलिफ वकला पेश हो रहे हैं। मैं जो कि मेन कासिम सूरी साहब हैं, मैं आज उनको रिप्रेजेंट करूंगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बाकी वकला के अंदर डॉक्टर फखरवान भी आएंगे, अली जफर भी आएंगे, इस तरह और वकला की टीम सारी इंशाल्लाह आज पेश हो रही है और भरपूर तरीके से आईनी और कानूनी तरीके से मुकाबला किया जाएगा। और
अदालत के सामने। अब तो मौका एक और आ गया है सर साहब, अगर आप वैसे हालात और वाकया देखिए कि मौका हम इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन चाह रहे हैं कि स्कूल के साथ जो खिलवाड़ खेला जाए सच आए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया, रखेंगे हम। बहुत शुक्रिया अजहर, बहुत शुक्रिया। अजहर तो ये कह रहे हैं कि हम तो ये चाह रहे हैं कि ये इंक्वायरी बढ़े, और जो एक ऑडियो भी अभी पिछले दिनों कुछ कल ही रात जो है बड़ी वो उसमें भी वो यही कह रहे हैं कि जी हुकूमत तो चाहती है कि इस मामले को जितना डिस्कस हो उतना बेहतर है। जिस दिन फवाद साहब ने ये कहा कि हम ये ख़त जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिखाना चाहते हैं, तो बड़े लोगों ने एतराज़ किया ये सीक्रेसी है, इसको आप सीक्रेट के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको शेयर ना करें। अब अगर ख़ुद अपोजिशन जमाते हैं ये मामला पार्लियामेंट में लेके गई हैं और ये सवाल पूछा जाएगा कि स्पीकर ने रूलिंग क्यों दी है, तो उसको जस्टिफाई भी तो करना है ना कि रूलिंग क्यों दी गई है, और उसको भी जस्टिफाई करना है ना कि वो जो कॉन्स्पायरेसी है इंटरनेशनल वो क्या है, और इसको भी जस्टिफाई करना है ना कि इसके ताने बाने पाकिस्तान की अपोजिशन जमातों के साथ क्या जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है कि आप सुप्रीम कोर्ट में एक नया पंडोरा खोलेंगे, और सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत को अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए या स्पीकर को अपने मौकफ को जस्टिफाई करने के लिए बहुत सी चीज़ें एविडेंस के तौर पे वहाँ पे पेश करनी पड़ेंगी। फिर वहाँ पर यह भी डिस्कशन होगी कि लंदन में किस किस की कहाँ मुलाकातें हुई हैं, किसने करवाई थी, कैसे किसने फैसिलिटेट किया था, ये बातें भी आएंगी। फिर यहाँ बैठ के कौन कौन लोग जो है मुख्तलिफ सफ़ीरों से मिले हैं उसके बारे में भी गुफ्तगू होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामला है हम तो चाहते हैं, मैं तो बार बार कहता रहा, हम सब कहते रहे कि भाई इसको इन्वेस्टिगेट कर लो। कल भी मैंने एक जगह पे कहा कि देखिए असल काम ये है कि ये हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया कि इसके ताने बाने जो इंटरनेशनल कॉन्स्पायरेसी है इसके पाकिस्तान में अपोजिशन जमातों से जुड़ते हैं। अब ये इल्ज़ाम है ना अपोजिशन के बकौल, तो इसको इन्वेस्टिगेट तो होना चाहिए। अब इन्वेस्टिगेशन का फोरम क्या है, अब आप खुद ले गए सुप्रीम कोर्ट में, अब वहाँ पर इसको इन्वेस्टिगेट होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या चीज़ की सेहत क्या है और किस हद तक नहीं। और बड़े ध्यान में रखिए, जब स्पीकर ने रूलिंग दी है तो उसमें उन्होंने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसने भी इन चीज़ों को इंडोर्स किया, उसका जॉइंट डिक्लेरेशन मौजूद है, उसको भी जवाब बनाया गया है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं। अच्छा, अब ये जो बात अभी अपना सदीक साहब कर रहे थे, अजहर सदीक साहब कर रहे थे, क्योंकि देखिए ये सारा मामला जो है ना, जब आप कोर्ट में कुछ चीज़ ले जाते हैं ना तो कोर्ट ने तो उसका पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करना होता है। अब अगर आप कहते हैं कि ये सीक्रेट है तो फिर कोर्ट इसको किस तरह से जाके देखेगा, क्या इन कैमरा होगा, क्या सिर्फ चीफ जस्टिस को दिखाया जाएगा, तो ये बहुत से सवालात हैं। आप देखिएगा कि जब ये चीज़ें जाएंगी, फिर सबसे बड़ी बात जो है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जो फवाद साहब ने भी कहा है कि आर्टिकल 69 जो है वो ये कहता है कि असम्बली की किसी भी किस्म की जो प्रोसीडिंग है और जो भी स्पीकर की रूलिंग है वो किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकती। ठीक है, और इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये चीज़ें अभी बड़ी इम्प्लीकेशंस है। कल तो हमारा हालत ये थी कि यहाँ कुछ मीडिया ब्रिगेड जो है ना, कल शाम को 5:30 बजे नतीजा चाहता था और 5:30 बजे कहता था कि सुप्रीम कोर्ट ने नतीजा सुनाया कि स्पीकर की रूलिंग भी गलत है, असम्बलियाँ भी गलत तहलील की है। इतना आसान काम तो नहीं है ना, 69A की तशरीह करते करते तरीके में तमाम का वक्त आ गया, तशरीह नहीं हो सकी थी। तो इसलिए अभी ये लंबा टाइम है, लंबा प्रोसेस है, आगे बात चलेगी। देखना है कि हुकूमत इस मुकदमे को कैसे प्ली करती है और अपोजिशन के लोग किस तरह से प्ली करते हैं और कोर्ट का क्या फैसला। ठीक है, हमारे साथ मौजूद है निसार चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं। चीमा साहब, मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, बेहतरीन फोरम है, तमाम फरीकीन को उसका फैसला कबूल करना चाहिए। ये तो स्पोर्ट्समैन है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का भी तकाजा ये था कि ये ग्रेसफुल रास्ता इख्तियार करते, बावकार रास्ता इख्तियार करते और इज्जत के साथ घर चले जाते रिजाइन करके। ठीक है, लेकिन बदकिस्मती से इन्होंने वो बावकार बाइज्जत रास्ता इख्तियार नहीं किया। उसकी बजाय इन्होंने ना पार्लियामेंट की परवाह की, ना ये है कि आइन की परवाह की। आइनी जो रिक्वायरमेंट्स है, जो तकाजे हैं, उनको पामाल किया है। सर, बस तमाम अपोजिशन का मुतालबा भी तो नए इलेक्शन थे ना, तो अब अगर नए इलेक्शन हो जाए तो अच्छा है, दूध को दूध पानी का पानी हो जाए। देखिए, इलेक्शन हम बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन आइन को पामाल करके नहीं, इस तरह नहीं। देखिए, जब ये है कि अदम एतमाद की तारीख बाकायदा फॉर्मली और उसके सामने पेश हो जाए तो फिर यह है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर उसके ऊपर वोटिंग कराना आइनी तकाजा है। जी ठीक है, ये आइनी तकाजा पूरा होना चाहिए। सर, आइन ठीक है, बिल्कुल आप सबको का आइन का एहतराम करना चाहिए, लेकिन क्या आइन कहता है कि सर सिंध हाउस में अरकान असम्बली को कैद रखा जाए, पैसे वैसे का लेन देन, टिकटों के लालच वाला चाहिए, सारा आइन में गुंजाइश है इसकी?
अगर सिंध उसमें जाके पना लें, इनके ये हरकतों से बचने के लिए, करतूतों से बचने के लिए, इनके जो है ये जो बड़े अफसोसनाक गैर जिम्मेदाराना रवैये से बचने के लिए, तो फिर ये है कि अपनी इज्जत बचाने के लिए, जान बचाने के लिए, तो फिर ये है कि ये जुर्म है। बात ये है, दूसरी बात जो अमेरिका की आपने बात की, देखें मैं आपको बताऊं, इन्होंने तो मजाक बना के रख दिया, सच्ची बात है, पूरे मुल्क को। ये प्रेशर वो थे अमेरिका के, जब जुल्फिकार अली भुट्टो को उसने ये है कि बराह रास्त धमकी दी, या क्योंकि उसने मुल्क में एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी थी। फर्ज करें इनकी बातों में कोई जरा भी वजन होता तो क्या फैसला करना जो है वो ये इमरान खान का काम है, पीटीआई हुकूमत का काम है? देखिए बात ये, फैसला करना अदालतों का काम है। अगर कोई ऐसी बात है तो ये अदालतों में ले जाते, और ये है कि अदालतों का काम है फैसला करना कि मुल्क वतन कौन है, मुल्क दुश्मन कौन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। खालिद साहब, शहबाज शरीफ साहब का भी ये कहना है कि हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलने की उम्मीद है। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तमाम फरीकैन को मानना चाहिए और वही बेहतरीन हल है इस सारी सूरत हाल। देखिए राणा साहब, इस वक्त सबकी नज़रें जो हैं अब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला कोई भी करे, जो भी फैसला करेगी वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जो मामलात हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, जो मसाइल पैदा हो चुके हैं, तो हालात जो हैं वो इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं और आगे चलकर जो हैं सारी सूरत हाल जो है वो इलेक्शन की तरफ जाएगी। और माजी में भी एक मैं बताना चाहता हूँ कि 93 का भी एक क्राइसिस था, एक बहरान था, इसी नौयत का था। और जब गुलाम उसाक खान ने कौमी असम्बली तोड़ दी तो पंजाब के अंदर उस वक्त हमारे जो चौधरी फवाद हुसैन साहब हैं, इनके जो ताया थे चौधरी अल्ताफ़ हुसैन मरहूम, वो गवर्नर पंजाब थे, तो उन्होंने पंजाब असम्बली तोड़ दी। और फिर कुछ अरसे बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ साहब की असम्बली बहाल कर दी। और जो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया, लाहौर हाई कोर्ट ने भी पंजाब असम्बली बहाल कर दी। लेकिन चंद मिनट बाद चौधरी अल्ताफ़ मरहूम ने जो है वो असम्बली जो है वो दोबारा तोड़ दी। और उसके नतीजे में अगर मैं आपको बताऊं कि उस वक्त अगर चौधरी अल्ताफ़ हुसैन मरहूम ये दोबारा पंजाब असम्बली ना तोड़ते तो बेनज़ीर भुट्टो जो है उस क्राइसिस के नतीजे में जो है वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती थी। और अब भी देखिए कि जो हालात इस वक्त लग रहे हैं, जो मसाइल मुल्क को दरपेश हैं, इसमें सबको बेल-आखिर जो है वो इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। और अपोजिशन तो 3 साल से 3.5 साल से एक ही डिमांड थी उनकी कि भाई इलेक्शन करवाएं। तो इलेक्शन तो अब वज़ीर आज़म ने ऐलान कर दिया है कबल अज़ वक्त, तो अब आप जो है इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जाना चाह रहे? और चंद रोज पहले शफीक साहब के कुछ दरमियानी रास्ता निकालने के लिए भी कुछ शख्सियात ने किरदार अदा करने की कोशिश की और ये इलेक्शन की तजवीज़ जो है अब वो अपोजिशन के सामने रखी गई। लेकिन वहाँ हमने देखा कि अपोजिशन ने इससे इनकार किया। राणा साहब ये देखें, माजी देख रहे हैं, जब भी हम सियासी मामलात अदालतों में ले गए तो उसका जो नतीजा आया है कि वो किसी को हुक्म तो मान लिया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में उसके नतीजे को सही नहीं पड़े और जो हुक्म आया उसको मानना पड़ा। तो बेहतर नहीं था कि जैसे खालिद साहब ने इशारा किया है कि जो एक ऑफ़र आई थी आपस में बैठ के कर लें, वो उन्होंने अपना उसको रूल आउट कर दिया। तो आप अब क्या समझते हैं मौजूदा सूरत हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जो कोई फैसला दे दिया, तो ना मेरा ख्याल है किसी मुझे जो लग रहा है फैसला उन्होंने करना है, तो क्या किसी के हाथ कुछ आएगा या सब अपना हाथ मलते रह जाएंगे? सर ये 8वीं बदकिस्मत असम्बली होगी जो अपना टेन्योर पूरा नहीं कर सकती। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो 5 साल पूरे नहीं कर सका, मुद्दत पूरी नहीं कर सका। क्या इसके जिम्मेदार जो है वो कोई बैरूनी कुव्वतें हैं या कोई इदारे हैं? सियासतदान अपने अंदर इनके बर्दाश्त नहीं है। ये सियासतदान खुद जमहूरियत के मुहाफिज के हिफाजत के नाम पे जमहूरियत का कत्लेआम करते हैं, खुद अपने हाथों से ये एक मुद्दत किसी की पूरी नहीं होने देते और बदकिस्मती से ये सारे ही जमहूरियत के चैंपियन हैं। मुझे बताया ना 3.5 साल बाद ऐसी कौन सी क़यामत आई थी कि जिसकी वजह से तहरीक अदम एतमाद पेश करनी पड़ गई?
क्या ये तहरीक अदम एतमाद जो है महंगाई के बुनियाद पे गरीब आदमी के नाम पे पेश की गई, या जिन जमातों ने पेश की वो जमहूरियत या आइन या अवाम की हिफाजत के लिए सारा कुछ कर रहे थे? बदकिस्मती हमारी ये है कि हम हमेशा जिम्मेदारी और हमेशा इल्ज़ाम देते हैं दूसरों को, लेकिन कभी हमने अपने अंदर गिरेबान में नहीं झांका कि जमहूरियत को जितना नुकसान सियासतदानों ने खुद पहुँचाया है, किसी ने नहीं पहुँचाया। और एक जुमला और कह के अंजलि बाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मैं कह कि अब सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी, आखिर कब तक हम अदालतों के सर पे जमहूरी निज़ाम चलाएंगे, कब तक हम खुद अपनी जिम्मेदारियों को एहसास नहीं करेंगे, और कब तक सियासतदान जो है खुद अपने हाथों से काल रात के अंधेरों के अंदर जमहूरियत के खिलाफ साजिश करने से बाज नहीं आएगा। अंदिल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो अब मेरा ख्याल है कि ये सिलसिला कब तक ऐसे चलेगा? माजी में भी इसी तरह ही होता रहा कि हम इलेक्टेड गवर्नमेंट्स के खिलाफ मूव करते हैं, उनको फिर ये कहते हैं कि ये जालिम है और यूं है, और उसके बाद उन्हें निकाल देते हैं, फिर वही कुछ हमारे साथ भी फिर होता है। देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये एक पूरा टोला आपको पता है इकट्ठा हुआ था। इनको एक ही डर था कि इमरान खान वाहिद वो बंदा है जो इनको एनआरओ नहीं देगा। इन्होंने जो 20-20 साल से एक दूसरे के ऊपर केसेस किए हुए थे और दबा दिए हुए थे, वही हमने जिसको कहते हैं चलने दी, हमने इंटरफियर नहीं किया। इस पे ये इक़्तिदार से बाहर रह नहीं सकते। नवाज शरीफ बाहर भाग गया, शहबाज शरीफ बाहर भागते हुए पकड़ा गया। अब इनके लिए और कोई चारा नहीं था। तो इन्होंने, जो सबसे शर्मनाक बात है कि इन्होंने बैरूनी ताकत के जरिए मदद लेके, पैसा देके, मंडी लगा के, ठीक है अंजलिब साहिबा, वो बिल्कुल ये बात, ये जो नैरेटिव है, ये तो हम जाहिर है एक अरसे से सुन रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बाहर गए तो हुकूमत तो आपकी थी, तो क्यों कैसे चले गए वो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये जो कानून और निज़ाम है, इन्होंने इतना मफलूज किया हुआ है कि ये उस मफलूज निज़ाम की वजह से बचते रहे हैं। जब हमने उसमें तब्दीली लाने की कोशिश की तो इन्होंने हमें ब्लॉक किया, और हमें इसीलिए ये चाहते थे। और कौन चाहता है कि पाकिस्तान जो है वो एक गुलाम की तरह रहे? वो तो बाहर की ताकतें चाहती हैं, इंडिया चाहता है। इन्होंने उनके साथ मिलके हमारे मफलूज निज़ाम को और मफलूज बनाने के लिए ये सारी घिनौनी साजिश की, और ये जब अब इसमें शिकस्त खुर्दा हो गए हैं तो अब ये अदालतों का सहारा लेके उसमें रिलीफ चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अंजलि बाबा साहब, हमसे बात करनी थी। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जो मौजूदा बहरान है उसका मुमकिन सियासी हल क्या हो सकता है, और उसके अलावा पंजाब असम्बली में बुध वाले दिन जो है इंतखाब रखा गया वज़ीर आला का, वहाँ क्या हो सकता है। जाते हुए एक शॉर्ट आपसे शेयर करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस सूरत हाल पे क्या बात की, वो देखिए, फिर एक ब्रेक लेते हैं। हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। ये कोई इनके डराने फुसलाने में आए, अगर इतना शौक है तो इलेक्शन के लिए भी तैयार है। एक ब्रेक लेने जी, ब्रेक के बाद आते हैं। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे पंजाब की सूरत हाल पे। और गुज़िश्ता रोज़ पंजाब असम्बली में हंगामा हुआ, ख़वातीन में खासी धक्कम पेल हुई और उसके बाद इजलास जो है वो मौखर करना पड़ा। कल की सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि चौधरी सरवर साहब को, गवर्नर पंजाब को बरतरफ कर दिया गया और उनकी जगह पे उमर सरफराज चीमा साहब को
गवर्नर मुकर्रर किया गया, जिन्होंने कल हल्फ भी उठा लिया। शफीक साहब, पहले मैं बात करूंगा, एक दो जुमले चाह रहा था मैं करके, फिर उसके बाद एक बड़ा अच्छा इकदाम है कि उमर सरफराज चीमा साहब को गवर्नर बनाया गया। ये वो वर्कर हैं जो पिछले 30 साल से इमरान खान साहब के साथ हैं और मुश्किल में हर दौर में पीटीआई के साथ रहे, और वर्कर्स को अगर इस तरह पहले कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। उमर सरफराज चीमा एक सिंबल है इस बात का कि वर्कर को आप आगे लाएंगे तो वर्कर्स के अंदर एतमाद बढ़ेगा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है कि पहली बार किसी वडेरे या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी मालदार या किसी एटीएम के बजाय आपने एक वर्कर को मौका दिया है, और तमाम पार्टियों को इसकी अपना फॉलो करना चाहिए। हमारी बेहतरीन ख्वाहिशात हैं उनके लिए, चीमा साहब के लिए, कि जो उन्हें मनसब सौंपा गया वो उसको कामयाबी से अदा करें और सुरखरू हों। और बाकी जो आपका पंजाब असम्बली के कल हम सारा दिन वहाँ मौजूद थे, तो एक तो ये कि मैं फिर कंडम करूँगा कि जो प्रेस को मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया, बावजूद कि हमने एहतजाज किया, और हालांकि चौधरी साहबान और वो समझे जाते हैं कि मीडिया फ्रेंडली समझे जाते हैं, लेकिन अब असम्बली के ये अपने जो आप झगड़े की बात कर रहे हैं सब कुछ असम्बली के अंदर हुआ। अब देखिए मीडिया का राइट, अगर कौमी असम्बली में आप इजाज़त दे सकते हैं मीडिया को तो हमें भी इजाज़त दे सकते हैं जो यहाँ पे है, लेकिन बावजूद इजाज़त नहीं दी गई। गो के अपना जो अफजाल तालिब साहब हैं और अब्बास नकवी जो सदर और सेक्रेटरी हैं प्रेस गैलरी के, बार बार गए और उन्होंने सेक्रेटरी असम्बली से मुलाकात की और सबसे मुलाकात की, और जो अपना अपोजिशन के लोग जादू से भी हमने कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी स्पीकर साहब इजाज़त नहीं दे रहे। स्पीकर उससे परवेज साहब थे, वो इजाज़त नहीं दे रहे थे। इवन हमने डिप्टी स्पीकर से भी कहा, तो ऐसा क्या आप अंदर कर रहे थे कि आप मीडिया के दरवाजे बंद कर दिया आपने। मीडिया तो वही, अब जो खबरें आ रही हैं, जो वीडियो वहाँ से हो गई, वो ख़वातीन आपस में झगड़ पड़ी, और जिस तरह वो झगड़ी हैं, बाल पकड़ रहे हैं, दुपट्टे कर रहे हैं, और इसके बाद उनको मौका मिल गया कि इजलास मुलतवी कर दें। अगर यही चीज़ जो अगर मीडिया खुद रिपोर्ट करता तो वो किसी बेहतर तरीके से करता। अब हेर से आ रहा है कि उसने कहा। अब देखिए कल होनी थी अपना इस पर वोटिंग होनी थी कि एतमाद के वोट पे। अब तमाम पार्टियां को 200 को दावा कर रहा था, कोई 150 कर रहा था, तो कोई तो 300 भी दावा कर रहा था, हालांकि इतने मेंबर है ही नहीं किसी के पास। तो ये सारा असल में आपने मीडिया को ब्लैकआउट करके खुद आपने अफवाहों को जन्म दिया है, खुद आपने ना फेक न्यूज़ को जन्म दिया है। अगर आप मीडिया को अंदर कर देते तो ये कुछ नहीं होना था। तो मैं उनसे यही कहूँगा चौधरी साहब से कि भाई आप मीडिया को अंदर आने दें। मीडिया जो तस्वीर पेश करता है, तो मीडिया को अब हमें जो अंदर से खबरें आई वो एक ही खबरें आई थी, ये फलां ने फलां को मार दिया, वो कि मीडिया ने उसको बैलेंस किया। लेकिन अगर हम खुद अपनी आंखों से देखते हैं वो कुछ ना होता। अब 6 तारीख को उन्होंने कर दिया, अब 6 को ये वोटिंग होगी, क्योंकि वोटिंग तो अब टाल तो नहीं सकते ना, ये तो आइन में क्लियर है। और यहाँ को ऐसा का आइनी बहरान भी नहीं कि वो आ सके। गवर्नर अपॉइंट हो गए और डिप्टी स्पीकर को चेयर करेंगे। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो 6 को इजलास हो रहा है उसमें जो भी होता है उसको ना मीडिया को अंदर आने दें। मीडिया का रास्ता बंद करना है, मीडिया की आंखें बंद करना है, मीडिया का मुंह बंद करना, ये किसी तौर भी जो है ये मुनासिब बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। उमर सरफराज चीमा के लिए एक जुमला, उसके बाद फिर उस पर उमर सरफराज चीमा को अगर पहले ले आया जाता पंजाब में, और वो एक डाई हार्ड वर्कर हैं, वो लायल हैं, तो शायद ये वाली सूरत हाल ना होती जो गवर्नर सरवर साहब को निकालते हुए या भेजते हुए हुई है। देखिए, उमर सरफराज चीमा साहब जो है वो उन लोगों में से हैं जिनको आप पीटीआई का फेस कहते हैं, और तमाम तर नज़रअंदाज के बावजूद मुख्तलिफ मकामात पर उनको नज़रअंदाज किया गया, लेकिन उनकी जो कमिटमेंट थी पीटीआई के साथ उसमें उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आखिरी लम्हे तक जो है ना वो पीटीआई के साथ नजर आए, और मेरा तो उनके साथ बड़ा अच्छा दोस्ताना ताल्लुक है। और वो हमेशा कहते थे यार देखिए मैं तो खड़ा हूँ, अब आपकी वजह से गवर्नर हाउस के रास्ते हमारे लिए भी खुल जाएंगे, पहले भी खुल जाएंगे, पहले भी खुले हुए थे, अब भी खुल जाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं, इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। उमर सरफराज चीमा के आने से पार्टी के अंदर जो नौजवान है और पार्टी का जो वर्कर है उसको बड़ी ताकत मिलेगी, और उसको लगेगा कि एक ब्रिज बन गया है गवर्नर हाउस के अंदर पार्टी वर्कर्स के कॉन्टेक्स्ट में। तो एक बड़ी अच्छी लोगों में मैंने देखा कल, बड़ी अच्छी फीलिंग्स थी पीटीआई के अंदर भी, और पीटीआई के मुखालफिन भी कह रहे थे कि एक जेन्युइन आदमी जो है ना वो गवर्नर पंजाब के तौर पर आया। एक बात तो ये, अब गवर्नर पंजाब जो चौधरी सरवर साहब थे वो क्यों गए हैं, उसकी वजह यह है कि सर वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे थे। वो जहांगीर तरीन ग्रुप और अलीम खान ग्रुप के साथ मिलकर जो भी मामलात कर रहे थे वो भी सबके सामने आ रहा था। पार्टी के फैसलों पर वो बेजा तनकीदें भी करते थे। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो पार्टी पॉलिसी से बरक्स जा रही थी, जिसकी वजह से फिर उनको लगा कि फाइनली ये फैसला करना पड़ा है। अब पंजाब की जो सूरत हाल है उसमें एक नई कॉन्टेक्स्ट भी आ गया। देखिए, जब हुकूमत ने मरकज़ी सतह पर इंतखाबात का ऐलान कर दिया है और कोई ये समझ रहा है कि सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात होंगे
और बाकी चारों सूबाई असम्बली के इंतखाबात नहीं होंगे, मेरी अकल जो है वो उसको तस्लीम नहीं करती है। अभी इसी वजह से अब ये बहस शुरू हो चुकी है कल से कि चारों सूबाई असम्बली का मुस्तकबिल क्या है, और इस पर गुफ्तगू हो रही है, इसके ऑप्शन देखे जा रहे हैं, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये वज़ीर आला जो है ना वही एडवाइस कर सकता है गवर्नर को, इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो मुझे लगता है ये है कि अब पंजाब के अंदर भी जो एक कहा जा रहा था 1.5 साल का सेटअप चलेगा, जो चौधरी साहब की भी ख्वाहिश थी, जरदारी साहब की भी ख्वाहिश थी, अब वो मामला तो बहुत पीछे चला गया। अब तो इलेक्शन होंगे, जैसे इन्होंने भी कहा खालिद क़य्यूम साहब ने, कि इसका भी अदालत का भी कोई फैसला आ जाए, किसके हक में आए, किसी मुखालफत में आए, बात जाएगी नए इलेक्शन की तरफ। और जब नए इलेक्शन की तरफ जाएगी बात, तो ये कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात होने हैं। तो ये इस वक्त वज़ीर आला का इंतखाब तो हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सवाल रहेगा कि चारों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं उनका मुस्तकबिल क्या होता है, और क्या इंतखाबात जो है वो सबके होंगे, क्योंकि एक इसमें टेक्निकल मसला है। टेक्निकल मसला ये है कि अगर आज कौमी असम्बली के इंतखाबात होते हैं, इस जो से ऐलान किया गया 3 माह के बाद, तो इनकी मुद्दत जाके 2027 में ख़त्म होगी 5 साल के लिए, और 2023 में इनकी मुद्दत ख़त्म होगी। तो फिर ये कैसे दो मुख्तलिफ तरीके से चलेंगे, मुख्तलिफ पैराहे बनाएंगे, तो ये प्रॉब्लम रहेगा पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में और बाकी सूबों के कॉन्टेक्स्ट में। खालिद क़य्यूम, वज़ीर आला का जो इंतखाब है वो कितना अहम है आने वाले इलेक्शन में, चाहे वो होने के बाद असम्बलियाँ टूट जाएँ, लेकिन अगर होता है हमजा शहबाज जीतते हैं या चौधरी परवेज़ इलाही जीतते हैं, तो उसके अपकमिंग इलेक्शन पे असरात क्या हैं? देखिए, मैं जो पहले भी बात कर रहा था कि 93 का जो बहरान था वो वफाक से शुरू हुआ, गुलाम असाद खां और नवाज शरीफ की जो महाजराई थी उसके नतीजे में वो बहरान जो है उसने जन्म लिया, और उस बहरान का जो एंड हुआ, जो नतायज निकले वो फिर पंजाब में आकर निकले, क्योंकि पंजाब एक बड़ा सूबा है, और पंजाब भी मुझे इस वक्त लग रहा है कि जिस तरह वफाक के अंदर एक सियासी बहरान पैदा हो चुका है, उसी तरह अब पंजाब जो है वो भी एक सियासी बहरान की तरफ मुझे बढ़ता हुआ जो है वो दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर भी जो है वो आगे चलकर जो है मसाइल का हल जो है अब वो आम नए इंतखाबात की तरफ ही लग रहा है। और दूसरा, चौधरी सरवर साहब की जो बात की, सलमान ने भी बात की, वो पार्टी से, पार्टी की आदत से बड़े अरसे से हम उनको मिल रहे थे, हमारी मुलाकातें होती थी, वो नाराज़ थे। वो ये जो बातें उन्होंने कल खुलकर मीडिया के सामने की हैं, जिस तरह के जो उनके खदशात थे, और वो बातें हमारे साथ वो करते रहे हैं, और वो इसमें कोई शक नहीं कि चौधरी सरवर साहब जो हैं उनका अपोजिशन के साथ भी एक राब्ता चल रहा था। और इसमें ये जो पंजाब कबीना है इस वक्त, इसमें एक वज़ीर हैं डॉक्टर अख्तर मलक, उनका तल्लुक मुल्तान से है। बज़ाहिर तासुर ये है कि उन्हें शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें सूबाई वज़ीर बनवाया था, लेकिन मुझे पता है कि उनको चौधरी मोहम्मद सरवर ने सूबाई वज़ीर जो है वो बनवाया था। और जो अलीम खां के ग्रुप में डॉक्टर अख्तर मलक गए, मेरी इतला के मुताबिक वो चौधरी मोहम्मद सरवर के मशवरे से गए थे, और फिर चौधरी मोहम्मद सरवर ने उनको वापस बुलाया और प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है उनकी मुलाकात की, और इस हवाले से क्रेडिट भी लिया। राना साहब, सलमान साहब ने बड़ा सही पॉइंट उठाया कि अगर कौमी असम्बली के इलेक्शन होते हैं तो सूबाई असम्बली के इलेक्शन कैसे डिले हो सकते हैं। अब उसमें देखें बेशुमार अखराजात आते हैं, फिर आप अगर इकट्ठे इलेक्शन कराते हैं तो वो एक ही दिन तमाम इंसामी अखराजात, तमाम लॉ एंड ऑर्डर सब वो एक जगह होती है। अगर बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, अगर दो इलेक्शन करने पड़ेंगे वो तो बड़ा मसला पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि हालात पूरे जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों के, या क्या होना चाहिए? देखिए, अगर कौमी असम्बली का में रिपूल होता है तो पीटीआई ये कैसे अफोर्ड करती है कि पंजाब जो है उसको तनहा छोड़ देगी। जो उनके अरकान असम्बली हैं वो यहाँ से इस्तीफ़ा दे देंगे सूबाई असम्बली के जो हैं, तो फिर एक आइनी खला पैदा हो जाएगा, वहाँ से केपीके के दे देंगे, फिर एक आइनी बुरान पैदा हो जाएगा। तो ये पूरे पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो होने जा रहे हैं। लेकिन मुझे हंसी पता क्या आती है कि इस सारी लड़ाई में सबसे ज़्यादा गेन किया पीटीआई ने, तो जाहिर है उनके तो हाथ में गेम थी, और इमरान खान ने जो कहा था कि मैं सरप्राइज दूंगा वो उन्होंने दे दिया, और उन्होंने वो उस तरह ख्वाब पूरे नहीं होने दिए जिस तरह सोचे थे। लेकिन इसके बावजूद नून लीग जो है उसने पॉलिटिकली गेन किया, और वो इस तरह गेन किया कि यहाँ उनका कैंडिडेट, कौमी असम्बली में उनका कैंडिडेट, और बाकी जमातें उनके पीछे आ गई। लेकिन मुझे तरस आ रहा है आसिफ अली जरदारी, जिसके मुतालिक कहा जाता है ना कि वो सियासत के गुरु हैं, उनका क्या होगा कि इस सारे चक्कर में उनकी सिंध असम्बली भी जाएगी,
सिंध में भी बुहरान पैदा हो जाएगा और वो 1.5 साल जो हुकूमत और कर सकते थे वो नहीं करेंगे। फिर MQM जिसको कुछ भी नहीं मिला, ठीक है ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, वो बेचारे बीच में लटके रह गए। अच्छे खासे वजारतों इंजॉय कर रहे थे, अच्छी खासी हुकूमत के तमाम बेनिफिट्स इंजॉय कर रहे थे, उन्होंने छलांग मारी अपोजिशन में और अब अपोजिशन को भी कुछ नहीं मिला और MQM भी जीरी हो गई। अब हर जमात की अपनी सियासत होती है और ये जो फैसले किए अपना जरदारी साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने या बाप पार्टी ने या दूसरों ने, उसका लूज एंड गेन का तो पता चला कि जब इलेक्शन आएंगे। मगर इंतखाबात जो है वो सबसे बड़ा मायार हैं कि किस पार्टी की कितनी स्ट्रेंथ है और क्या उसके अवाम में हैसियत है। तो मैं अपना एग्री करता हूँ आपसे कि भी ये अपना मामला इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए ताकि नया मैंडेट आए। और मोस्ट लाइकली अगर माजी देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में जैसे केसेस गए हैं तो उन्होंने फ्रेश मैंडेट के लिए ही कहा है। इनका जाहिर है ये राणा साहब मैं आपको बताऊं कि नुकसान किसी पार्टी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि इस बहरान से शफीक साहब नुकसान मुल्क का हुआ है, पाकिस्तान के शहरियों का हुआ है, पाकिस्तान की मेशत का हुआ है। बिल्कुल ठीक है। रोजनामा डॉन का इदारिया डेमोक्रेसी सबवर्टेड और उसमें भी इसी बात को डिस्कस किया गया है कि, लेकिन उन्होंने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट हुकूमती फैसले के खिलाफ बड़ा फैसला दे सकेगी। वो आइनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि ऐसा होना मुमकिन नहीं है। मैं चाह रहा था रसूल बख्श रईस साहब के कालम पे आपका कमेंट लेना कि वो कहते हैं कि सब घायल सब जख्मी और उन्होंने पाकिस्तान की ओवरऑल सियासत जो है ना, देखिए डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि बात यह है कि ये सारा जो कुछ हुआ है कल तक, इसमें जीत किसकी हुई है? जीत तो पाकिस्तान की नहीं हुई है किस्म की है। जो पॉलिटिकल महाजराई आपने बनाई, इसके अंदर दोनों पार्टियां जो है, हुकूमत को भी अपने वक्त से पहले हुकूमत को छोड़ना पड़ा और जो अपोजिशन कह रही थी वो भी नहीं आ सकी ऊपर इक़्तिदार के अंदर, और वो जो नए इंतखाबात से बचने की कोशिश कर रहे थे वो भी नहीं बच पाए। असल में बुनियादी सवाल डॉक्टर साहब ने उठाया है कि जनाब जब आप इक़्तिदार की सियासत करते हैं ना और ताकत की सियासत करते हैं, फिर उसका कोई असूल और नजरिया नहीं होता, फिर लोग ताकत की बुनियाद पे फैसले करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि यही उस वक्त इसके अंदर चीजें गालिब हैं जो डॉक्टर साहब ने इसको उठाई। ठीक है। टॉप 10 था खालिद साहब इलेक्शन 2022 और सोशल मीडिया पे इलेक्शन के हवाले से खासी गहमा गहमी देखने में आई। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त डिस्कशन हर जगह नजर आ रही है वो नए इंतखाबात की तरफ जा रही है। ये इंतखाबात इसी टाइम फ्रेम के अंदर जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने ऐलान किया है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब कोई नया फैसला आने के बाद जो है अब फिर भी जो हालात हैं मुल्क को दरपेश जो सियासी अदम इस्तेहकाम के साथ मुल्क शिकार है, उसका नतीजा इंतखाबात की तरफ ही। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। जाते जाते एक आपसे अपने दिल की बात शेयर करनी थी। आज दूसरा रोज़ा है और रहमतों बरकतों का जैसे आगाज़ में मैंने कहा, और ये रहमतें समेटने का महीना है। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि हम इस महीने में हमारे दुकानदार और छोटे छोटे ताजिर और ये वो ये समझते हैं कि शायद लूटने का मतलब रमज़ान है। अब खजूरों की कीमतें बढ़ा दो, अब आप फलों की कीमतें बढ़ा दो, गोश्त की कीमतें आलमोस्ट 50% बढ़ गई। आप कौम पे रहम नहीं कर रहे, आप अपने इर्द गिर्द पे रहम नहीं कर रहे, तो अल्लाह को आपके इन ऐसे सजदों की ज़रूरत नहीं है जिसके अंदर रियाकारी हो और जिसके अंदर इंसान के ऊपर रहम शामिल ना हो। अगर आपने अल्लाह की बरकतें ही समेटनी है तो अल्लाह के लोगों के ऊपर एहसान करें, उनके लिए नरमियाँ पैदा करें। इतनी महंगाई करके क्या करेंगे, पैसा इतना इकट्ठा करके कहाँ ले जाएंगे? अपना ख्याल रखिएगा, कल बात करेंगे इस पर।